हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। और स्टूडेंट्स, आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है उसमें हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी का पावर शेयरिंग आज इसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। और ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, ये हम दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक तो बेल्जियम और दूसरी श्रीलंका। अब इसको शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन राइज होते हैं पावर शेयरिंग में कि हाउ पावर इज डिवाइड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर किस तरह से डिवाइड होगी, ठीक है। उसके बाद वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, पावर शेयरिंग करना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले देखोगे ये है हमारा बेल्जियम का मैप। अब इसमें ये देखते हैं कि किस रीजन में कितने लोग रहते हैं और कौन सी भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि बेल्जियम का मैप है और इसका जो अपर पार्ट है फ्लेमिश रीजन, तो फ्लेमिश रीजन में 59% डच स्पीकर्स रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ देखोगे फ्लेमिश रीजन में 59% डच स्पीकर्स हैं। उसके बाद जो लोअर पार्ट है हमारे इसका बेल्जियम का, उस तो लोअर रीजन में फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं, जो कितने परसेंट है वो 40% फ्रेंच स्पीकर्स हैं जो वलोनिया रीजन में रहते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट 1% बचते हैं वो जर्मन स्पीकर्स हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि अपर पार्ट में 59% डच स्पीकर्स हैं जो फ्लेमिश रीजन है, लोअर पार्ट में 40% वलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकर्स, उसके बाद जो लेफ्ट बचे 1% वो जर्मन स्पीकिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पे है आपके कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है, तो इसका है ब्रुसेल्स, ठीक है। अब इसमें ये देखोगे मैप के माध्यम से यहाँ देखते हैं कि जो ब्रुसेल्स है उसमें 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं, ठीक है, जो इस रीजन में रहते हैं। उसके बाद जो 20% डच स्पीकर्स हैं वो इस रीजन में हैं, ठीक है। क्या है ये? कैपिटल ऑफ वलोनिया ब्रुसेल्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ की आपका इस मैप से आपको इतना समझ आया कि किस रीजन में कितने परसेंट और कौन से लैंग्वेज वाले रहते हैं। यहाँ डच स्पीकर्स हैं, यहाँ फ्रेंच स्पीकर्स हैं, यहाँ जर्मन स्पीकर्स हैं। और ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकर्स और 20% डच स्पीकर्स। अब हम पढ़ते हैं बेल्जियम की ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। बेल्जियम की जो ज्योग्राफी है उसमें सबसे पहले देखोगे स्मॉल कंट्री इन यूरोप। जो बेल्जियम है वो यूरोप की एक छोटी कंट्री है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं कि बेल्जियम शेयर इज बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है किस किस कंट्री के साथ करता है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद इसका जो एरिया है वो इंडिया का स्टेट हरियाणा उसके बराबर इसका एरिया है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की भी आधी है, ठीक है। बेल्जियम पॉपुलेशन लिटिल 1 करोड़, ठीक है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम है, ठीक है। तो ये इसकी थी ज्योग्राफी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे स्पीकर्स थे फ्रेंच स्पीकर्स कम्युनिटी और डच स्पीकर्स कम्युनिटी। अब इसमें यहाँ ये समझने की चीज़ है, जो फ्रेंच स्पीकर्स कम्युनिटी थी वो कैसे थी? वो माइनॉरिटी में थी और जो डच थे ये ज़्यादा थे। लेकिन जो माइनॉरिटी में रहते हुए भी जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो रिलेटिवली डच के पावरफुल थे और रिच थे, जबकि डच को वो चीज़ नहीं मिली थी जो फैसिलिटी इनको मिल रही थी फ्रेंच स्पीकर्स को। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ टेंशन बढ़ने लगा था कि जो माइनॉरिटी में थे वो पावरफुल थे, रिच थे, और जो मात्रा में ज़्यादा है, परसेंटेज में ज़्यादा थे, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि दिस वाज रिसेंटली बाय द डच कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन डेवलपमेंट। जो डच लोग थे इनको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट बहुत बाद में मिला था रिलेटिवली फ्रेंच कम्युनिटी के। उसके बाद क्या होता है कि दिस लेड टू टेंशन बिटवीन बोथ कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी में टेंशन बढ़ जाता है। ड्यूरिंग 1950 और 16 द टेंशन वाज मोर एक्टिव इन ब्रुसेल्स, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ की गवर्नमेंट को इन चीज़ों को ज़्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है, तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाई है और बेल्जियम में एक मॉडल लेके आई थी कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है ना। तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम,
अब बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जब देखा कि टेंशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस बढ़ती हुई टेंशन को देख करके उन्होंने बेल्जियम में कुछ अकोमोडेशन लाए। इसमें एक ऐसा वो लेके आए कि जिससे क्या हुआ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए, क्योंकि जिससे कि उनकी कंट्री में शांति बनी रहे। क्योंकि जब इस तरह टेंशन बढ़ता रहेगा तो देश में अशांति बढ़ती रहेगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर समझदारी दिखाई और वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 बार बदलाव किए। 1970 से 93 तक उन्होंने 4 बार बदलाव किए हैं कि अपने देश में शांति बनाए रखें। उससे क्या है कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें दोनों ही डच और फ्रेंच स्पीकर्स के इक्वल मेंबर्स को उसमें वो किया जाएगा। इससे क्या होगा कि टेंशन कम होगी, क्योंकि इस तरह से अगर गवर्नमेंट फैसला लेती है दोनों को मद्देनजर रखते हुए, तो वहाँ पर तो सेकंड पॉइंट है सम स्पेशल लॉ रिक्वायर, कुछ स्पेशल लॉ रिक्वायर किए गए कि द सपोर्ट ऑफ द मेंबर फ्रॉम द ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन। उन्होंने कुछ ऐसे लॉ बनाए कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो दोनों की सहमति से लिया जाएगा, जितना कि ऐसा हो कि किसी एक स्पीकर्स, किसी एक जैसे फ्रेंच या डच स्पीकर डिसीजन ले सके, ऐसा नहीं होगा। तो ये लॉ पास किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि ये स्वतंत्र स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट सेंट्रल, कोई भी बात होगी वो दोनों की सहमति से होगी। लास्ट में ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द कम्युनिटी हैज इक्वल और रिप्रेजेंटेटिव। अब दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इक्वल होंगे, किसी एक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कम्युनिटीज। अब जो अपनी कम्युनिटी में बाकी जो इसके अलावा जो ब्रुसेल्स थे उसमें जो कम्युनिटी बचे अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज आल्सो कम्युनिटी। ठीक है ना, तो ये जो कुछ लॉज थे उन्होंने 4 बार इसमें बदलाव किया अपने देश की शांति को बनाए रखने के लिए। ये चीज़ आपको समझ, एक बार और अच्छे से सारे पॉइंट्स को पढ़ें। अभी हमने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कितने अच्छे काम किए थे कि वहाँ की अपनी जितनी भी पॉपुलेशन थी, जितने भी अलग अलग भाषाई लोग थे, उनको एक साथ लेने के लिए उन्होंने ऐसे जो कदम उठाए थे, इसीलिए ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना गया था। ठीक है, अब दूसरी कंट्री के बारे में देखते हैं, श्रीलंका। अब श्रीलंका के बारे में पहले ये देखते हैं इनकी इसकी ज्योग्राफी ये देख लेते हैं कि एन आइलैंड नेशन ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। ठीक है, ये क्या है, ये एक आइलैंड है। ठीक है, और तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर। ठीक है, नेक्स्ट में पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़, यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये 2 करोड़ है, 2 करोड़ के करीब। उसके बाद क्या है कि कैपिटल ऑफ, यहाँ की जो कैपिटल है श्रीलंका की वो क्या है, कोलंबो है। उसके बाद इथनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका, यहाँ पर अलग अलग धर्म के जो लोग रहते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज के बोलने वाले हैं, तो उसमें देख लेते हैं बेटे। 74% सिंहाला स्पीकर्स हैं जो बुद्धिस्ट को मानते हैं, जो बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं या उसको मानते हैं। उसके बाद 18% हैं वो तमिल भाषाई लोग हैं। अब तमिल भाषाई लोगों में 2 तरह के तमिल हैं, एक तो है तमिल नेटिव जो वहीं के लोग हैं, ठीक है, जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरे हैं इंडियन तमिल। इंडियन तमिल यानी जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो इंडिया से वर्कर के रूप में वहाँ काम करने के लिए गए थे और वो वहीं पर जाकर के बस गए, तो ये भी तमिल बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल, और दूसरे तमिल ऑफ नेटिव जो वहीं के हैं। ठीक है ना, अब जो 7% में है वो क्रिश्चियन है, जो अपनी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ इस तरह के लोग हैं, एक तो सिंहाला स्पीकर्स हैं, तमिल स्पीकर्स और क्रिश्चियन स्पीकर्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ आई है कि ये एक आइलैंड है, यहाँ इसकी जो पॉपुलेशन है अबाउट 2 करोड़ और इसकी जो कैपिटल है कोलंबो, और यहाँ पर स्पीकर ये देख लिया कितने % लोग किस किस धर्म के और किन किन को मानने। अच्छा, एक चीज़ और है अभी कि जो तमिल लोग हैं ये हिंदू और मुस्लिम, इसमें हिंदू और मुस्लिम लोग, ठीक है, ये दोनों धर्म को मानने वाले लोग हैं जो तमिल नेटिव और तमिल इंडियन तमिल है, और 7% क्रिश्चियन है। ठीक है बेटे, अभी देखते हैं कि मेडिटेशन इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में तो 2 कम्युनिटी थी, तो जो 2 भाषावादी थे, कौन कौन से थे,
एक तो इसमें सिंगला और दूसरे तमिल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेजॉरिटी थी वो कहते सिंगला स्पीकर्स की मेजॉरिटी थी। अब जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो उन्हीं को प्रेफरेंस देती है, जिसकी मेजॉरिटी थी उसी को प्रेफरेंस देती है। 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है और उसमें सिंगला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अब ये देखा जाएगा यहाँ पे कि जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी वो दोनों स्पीकर्स को, जितने भी थे भाषावादी थे, सबको बराबर लेके चली थी, तब उन्होंने पावर शेयरिंग की, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि जो जिस भाषावादी की मेजॉरिटी है, जिन स्पीकर्स की मेजॉरिटी है, उन्हीं का साथ दे रही है। तो उनकी जो सिंगला स्पीकर्स की जो लैंग्वेज थी वो सिंगला लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। उसके बाद क्या था कि गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंगला एप्लीकेंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब एंड एडमिशन। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ है कि जैसे कोई एप्लीकेशन निकला किसी जॉब के लिए, तो एक तो सिंगला लैंग्वेज सिंगला ने भरा है और दूसरा तमिल्स ने, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी एप्लीकेंट को वो सिंगला को दी जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है, तो वो जॉब पहले उनको मिलेगी और दूसरे तमिल्स को नहीं, ठीक है। तो और एडमिशन्स में भी यही था कि पहले एडमिशन सिंगला को प्रेफरेंस दी जाएगी, तमिल्स को बाद में अगर बचता है तब, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, भेदभाव। और उसके बाद क्या था, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज्म। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव किया था उसके अनुसार क्या था कि बुद्धिस्ट धर्म को पाला जाएगा या उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ भी भेदभाव था कि दूसरे लोग, जो दूसरे भाषावादी, वो भी अपने धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो भी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरे थे, जो तमिल्स थे, तो गवर्नमेंट तमिल्स के लिए उनके बिल्कुल केयर नहीं कर रही है, ना उसकी लैंग्वेज को लेकर, ना उनके रिलीजन को लेकर और ना उनके कल्चर को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसा जो काम किया है इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा है। तो स्टेप टेकन बाय तमिल स्पीकर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। जो तमिल स्पीकर्स थे जिनको कम फैसिलिटी मिल रही थी, जिनको अवसर की समानता नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे स्टेप उठाए श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ जिनसे वो उनकी मांगों को मान सके गवर्नमेंट। तो उन्होंने डिमांड ऑफ द तमिल स्पीकर, जो तमिल स्पीकर्स की क्या क्या डिमांड थी, उन्होंने अपनी एक एक डिमांड करके रखी कि हमारी डिमांड को मान लिया जाए, हमको भी समान अवसर मिले और हमें भी अपने रीजन में एक सेपरेट गवर्नमेंट बननी चाहिए जिससे हम अपनी जगह पर अच्छे से रह सकें, और जो हमारी लैंग्वेज है, जो तमिल लैंग्वेज है, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। ये उनकी डिमांड थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इन सारी डिमांडों को नकार दिया है। किसकी, कौन सी कम्युनिटी की है, तमिल स्पीकर्स, उनकी सारी डिमांड को नकार दिया है। जब उनको नकार दिया है तो वहाँ पर वो लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और जब गुस्से में कम्युनिटीज आती हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप पावर की शेयरिंग अगर अच्छे से नहीं करोगे, जब एक कम्युनिटी को ज़्यादा दर्जा दिया जाता है, दूसरी को के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वहाँ पर यही चीज़ हुई और स्टार्टेड सिविल वॉर, और यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाता है। अब ये जब सिविल वॉर शुरू हो जाता है तो क्या रिजल्ट आता है, जब वॉर होता है तो दोनों तरफ की जो कम्युनिटी थी उनके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एज रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल द बोथ कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ का लॉस होता है, दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्रीज, लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। बहुत सारी फैमिली देश छोड़कर चली जाती हैं या फोर्सफुली उनको वहाँ से लीव करने के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार खत्म हो जाता है, लाइवलीहुड लॉस्ट हो जाता है। क्योंकि जब रोजगार नहीं रहेगा तो लोग क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या है कंट्री छोड़कर चले जाते हैं। सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेम्पल सेटबैक टू सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। जब वॉर होता है तो वहाँ पर आपका इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल, कल्चर और एक सारी लाइफ क्या है डैमेज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है और देश का बहुत भारी नुकसान होता है। वही यहाँ पर श्रीलंका में देखने के लिए मिला है। ओके, तो अभी देखेंगे कि डीलिंग विद डिफरेंस बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका ने अपनी अपनी कंट्री में किस तरह से मतलब अपना वो स्ट्रक्चर तैयार किया और किस तरह से अपनी कंट्री को
में शांति बनाए रखी या अशांति। ठीक है, तो सबसे पहले बेल्जियम को देखते हैं कि लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री कैन बी मेंटेन्ड बाय रिस्पेक्टिंग फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। डिफरेंट कम्युनिटी की जो जितनी भी उनकी जो मांगें थी उन सबको पूरा किया है। रिस्पेक्ट के साथ उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो भाषा थी, उनको प्रिजर्व किया है। तो इस तरह से इन्होंने अच्छे से अपने कंट्री को में पीस बनाए रखा है। हर चीज़ को उस तरह से उन्होंने डील किया है जिस तरह से देश में शांति बनी रहे, सबको रिस्पेक्टिंग दी है, सबकी लैंग्वेज पे, सबकी फीलिंग्स को और डिफरेंट कम्युनिटी को एक साथ लेके चले। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सिर्फ मेजॉरिटी को ही वो आगे रखा है, बाकी जो माइनॉरिटी थे उनको कोई दर्जा नहीं दिया है। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर जो पावर को अच्छे से शेयर नहीं किया है। जब पावर को बराबर शेयर नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो कंट्री की जो यूनिटी है, जो एकता है, वो नहीं रह सकती है। क्योंकि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है मेजॉरिटी और आपकी माइनॉरिटी के बीच में, तो वहाँ पर अशांति बनी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या था कि यहाँ का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था, यहाँ के लोग क्या थे, हैप्पी थे। ठीक है, और यहाँ क्या था, यहाँ के लोग अनहैप्पी थे क्योंकि यहाँ पर जो था सिविल वॉर शुरू हो गया था, क्योंकि लोगों को उनका दर्जा नहीं मिल पाया था, जो मेजॉरिटी को ही उन्होंने दर्जा दिया था। इसीलिए ये चीज़ हमें देखने को मिली कि किस कंट्री में किस तरह से पावर की शेयरिंग की। तो अभी देखते हैं हम कि पावर फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। तो जो पावर शेयरिंग है उसकी जो मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में किस फॉर्म में है। तो सबसे पहले देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि जो एक सीध में, यानी जो सेम पावर में है, एक सीध में है। जैसे कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन, मेक लॉ, इसका काम क्या होता है, कानून को बनाना। दूसरे एग्जीक्यूटिव, जिसका जो कानून बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। और थर्ड वन है जुडिशरी, सॉल्व द डिस्प्यूट, जहाँ लॉ में जो इम्प्लीमेंट करने में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट। अब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल यानी एक ही तरह से उनकी जो पावर है वो सेम है और ये एक दूसरे पर नज़र भी रख सकते हैं। जैसे कि द कीप चेक ऑफ द ईच अदर विच बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन देम इन कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये एक दूसरे पर नज़र रख सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ आए। अभी हमने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द पावर से। तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में अभी हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। वर्टिकल क्या है कि खड़ी हुई लाइन में, खड़े हुए सीक्वेंस में पावर की शेयरिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग में सबसे पहले होता है कि जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट जो होती है वो किसी के फॉर द कंट्री, पूरे देश के लिए। ठीक है, सेकंड में है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये है फॉर द स्टेट, ये राज्य के लिए, राज्य को गवर्न करती है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये जो जनरल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर द स्टेट। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि इंडिया का एग्जांपल ले लेते हो। सबसे पहले आती है हमारी सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। ये क्या होता है, इसके पास पावर ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकंड लेवल पे आती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी कम पावर होती है और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर थोड़ा उससे ज़्यादा पावर है, तो इसकी नज़र रहती है इस पर स्टेट गवर्नमेंट पर। फिर इसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पर इन दोनों का ही एक तरह से ये प्रोटेक्शन में रहते हैं या नज़र रखते हैं इनके कामों पर, तो इसकी पावर थोड़ी सी इनसे भी कम होती है। तो इस तरह से वर्टिकल ऑर्डर में इनकी पावर को शेयर किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर शेयर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं।